वक्तव्य उन्होंने दिया है ये गैर संवैधानिक वक्तव्य है, संविधान विरोधी वक्तव्य है और इनको इस वक्तव्य को तो वापस लेना ही चाहिए। मैं समझता हूँ उस पार्टी को भी वैसे नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर माने संविधान विरोधी वक्तव्य। वो वोट नहीं दिया तो आप अपने में झांकिए कि क्यों आपको वो लोगों ने वोट नहीं दिया। आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि वो लोग आपको वोट दें, लेकिन ये खुलेआम तौर पे ये बात कहना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल संविधान के अनुकूल नहीं है। वो संविधान का शपथ जा कर के लोकसभा में लेते हैं कि हम संविधान को पूरी तौर पे मानेंगे, पालन करेंगे, उसकी समाज की अखंडता को बनाए रखेंगे, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखेंगे, और यहाँ वक्तव्य देते हैं जाति पर खड़ा होकर के, धर्म पर खड़ा होकर के। नवनिर्वाचक सांसद बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कहा यादव मुस्लिम आएंगे, चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, लेकिन उन लोगों का काम नहीं करेंगे। काम इसलिए नहीं करेंगे कि उन्होंने वोट हमको नहीं बल्कि आरजेडी को दिया, महागठबंधन को दिया। देखिए, अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं कि हमको कोई वोट दे या ना दे, जीतने के बाद हम सबके प्रतिनिधि होते हैं और ये सच्चाई है कि सारे वोट हमको नहीं मिलेगा, किसी को भी सारे वोट नहीं मिलेंगे। वोट तो सब लोग अलग अलग देते हैं और एक जाति बांट करके भी वोट नहीं लोग देते हैं। मुद्दों पर लोग वोट देते हैं, उनके चरित्र चालन पर वोट देते हैं। लेकिन जो वक्तव्य उन्होंने दिया है ये गैर संवैधानिक वक्तव्य है, संविधान विरोधी वक्तव्य है और इनको इस वक्तव्य को तो वापस लेना ही चाहिए। मैं समझता हूँ उस पार्टी को भी वैसे नेताओं पर कार्रवाई करना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर माने संविधान विरोधी वक्तव्य था। ये इस तरह का बयान देना सांसद होने के बाद कहाँ तक शोभा देता है? बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं तो कह दिया कि हम लोग जीते तो सारे लोग हमको वोट नहीं दिए, किसी को सब लोग वोट नहीं देते हैं। अगर यह होता तो पक्ष विपक्ष कहाँ से रहता। जो लोग आज हमको वोट दे रहे हैं कल हमको नहीं भी दे सकते हैं, और जो लोग नहीं दिए हैं वो कल दे सकते हैं। जनता की जो समझ बनती है, जनता मालिक होती है, वो जनता समझती है कि हमको किसको इस बार सत्ता में लाना है, किसको हमको अपने यहाँ का प्रतिनिधि चुनना है, किसने हमारा काम किया है, किसने हमारा विकास किया है और किसने हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है। उसके आधार पर खड़ा होकर जनता वोट देती है। और अगर जनता आपको वोट नहीं दिया तो आप अपने में झांकिए कि क्यों आपको वो लोगों ने वोट नहीं दिया। आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि वो लोग आपको वोट दें, लेकिन ये खुलेआम तौर पे ये बात कहना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल संविधान के अनुकूल नहीं है। वो संविधान का शपथ जा कर के लोकसभा में लेते हैं कि हम संविधान को पूरी तौर पे मानेंगे, पालन करेंगे, उसकी समाज की अखंडता को बनाए रखेंगे, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखेंगे, और यहाँ वक्तव्य देते हैं जाति पर खड़ा होकर के, धर्म पर खड़ा होकर के। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अभी तक नीतीश कुमार की इस पर कोई प्रक्रिया क्यों नहीं सामने आया? क्या उन्होंने ये तो उस पार्टी के चरित्र को भी उजागर करता है कि उस सब पार्टियों में जो लोग नेता हैं इसी टाइप के लोग हैं। वो जातीय राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते नहीं हैं, जनता के सवालों पर बोलते नहीं हैं और कोई ना कोई गेम, जातीय गेम खेलते रहते हैं। इस जाति को लाएंगे, इस जाति को लाएंगे, सामाजिक समीकरण बना करके, जातीय समीकरण सेट करके और चुनाव में वोट लेते हैं। कोई धर्म का समीकरण सेट करता है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी माले और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो किसी भी जाति के आधार पर वोट नहीं मांगती, जनता के सवालों पर लड़ती है और सभी जातियों के वोट हम लोगों को मिलता है। जो समाज के विकास चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो उन्नति चाहते हैं। उन्नति का भी मेरा मतलब दूसरा है, विकास का भी इन लोगों ने परिभाषा को बहुत संकीर्ण कर दिया है। उस परिभाषा को भी बदलना चाहिए। अब समय आ रहा है कि उस पर भी गौर करना चाहिए। अब विकास का मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा हाईवे बन गया, पुल बन गया, मैरीन ड्राइव बन गया। नीतीश जी दिखाते रहते बहुत काम करते हैं। ठीक है, ये सब काम आपने किया है, ये होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के आम जन जीवन में भी बदलाव आना चाहिए। उसमें जो बदलाव है उसके तुलना में बहुत मामूली हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है। आज 18 साल की आपकी सरकार रही, लेकिन आज जब सर्वे रिपोर्ट आता है जातीय गणना के साथ तो बताता है कि बिहार के अभी भी गरीब गुरबे जो लोग हैं उनकी संख्या 90 लाख के करीब है। 90 लाख परिवार है जो 6,000 से कम प्रति माह पर जी रहा। 6,000 क्या है आज के समय में?
2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तब न 6,000, ये 6,000 और 10,000 भी आज के ज़माने में कुछ नहीं है। अगर 10,000 के हिसाब से भी बात करें तो लगभग ये दुगुना संख्या हो जाता है, 90 लाख के दुगुना हो जाता है। 70% से ज़्यादा संख्या हो जाती है जो लोग इस रेखा के नीचे जी रहे हैं। उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव हुआ? आज भी गांव में हम लोग जाते हैं, बस्तियों में देखते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव नहीं है। बच्चे बीमार होते हैं तो इलाज कराने के पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अगर मिल गए तो दवा नहीं है, पटना पीएमसीएच जब लाते हैं तो बेड नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता है, लोग हम लोग के पास पैरवी करते हैं। यही बिहार का विकास हुआ है। मैं समझता हूँ कि 2 क्षेत्रों में विकास सबसे ज़रूरी है, वो सड़क बने, पुल बने, वो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी ज़रूरत है कि शिक्षा का विकास होना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्वास्थ्य का विकास होना चाहिए और बड़े पैमाने पर अस्पताल खुलना चाहिए और सभी अस्पतालों में भरपूर दवाई की व्यवस्था हो, ताकि किसी भी आदमी को, कि गरीब से गरीब आदमी को इलाज कराना पड़े तो कोई भी बीमारी हो उसका वो इलाज करा सके। सरकार केवल प्रतीक के बतौर कुछ अनुदान दे देती है, बीमारियां होती है, 5 लाख की ज़रूरत है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए भेज देती है, समझती है हमारा इतिश्री पूरा हो गया, लेकिन वो इलाज नहीं करा पाता है, मर जाता है। तड़पते हुए, मरते हुए हम लोग रोज़ देखते हैं लोगों को। हम लोग भी नहीं कुछ कर पाते हैं, इसलिए कि हम लोग के पास भी उतना है नहीं। इसलिए बिहार की बदहाली को ख़त्म करना भी बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है और इस लड़ाई को बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है, हम लोग लड़ रहे हैं। और इसी मुद्दे को उठा करके हम लोगों ने 3 सीट माले को मिला था, हम लोगों ने वहाँ लड़ा और जम करके लोगों ने हमारा समर्थन किया था। आप जानते हैं आरा काराकाट हम लोगों ने जीत हासिल की और नालंदा में जहाँ नीतीश जी का गृह जिला है वहाँ भी हम लोग दमखम से लड़े, जनता ने भारी समर्थन किया। नतीजा था कि चुनाव हम लोग जीतने के करीब पहुँच चुके थे। मुख्यमंत्री जी को 3-3 दिन वहाँ कैंप करना पड़ा था। तो ये सोच सकते हैं, जबकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, हम लोग 20-20 रुपया कूपन निकाल कर चंदा लेकर के लोगों से चुनाव लड़ा था और इस लड़ाई को देखा। इसलिए बिहार के भीतर बिहार ने यह संकेत दे दिया है कि जो हमारा आवाज़ उठाएगा, जो गरीब गुरबों के मुद्दों के साथ खड़ा होकर के संघर्ष को आगे बढ़ाएगा, हम उसके साथ देंगे और लोग दे रहे हैं। और आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव होगा, बिहार की जनता उसमें महागठबंधन के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगी और महागठबंधन की सरकार भी बनेगी। इन लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तमाम वीडियो से आप क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में साझा करें।